Hello everyone, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel Government Exams Contenders। हम लोग कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, बोथ मेल और फीमेल दोनों का हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, चाइल्ड की ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया। हमने ये चीज़ भी देख ली कि क्या होता है अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उस केस में। आज हम लोग करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोगों को ये पता चल चुका है अभी तक कि जो सेक्सुअल मैचुरेशन है ये ग्रेजुअल है, और जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ हो रही है उसके साथ साथ जो सेक्सुअल मैचुरेशन है वो भी आती है। और जो प्यूबर्टी एज है ये एक फिक्स एज है जहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि सेक्सुअल मैचुरेशन तो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी जो सेक्सुअल एक्ट्स हैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा। हो सकता है कि प्रेशर हो, कहीं से भी आपके फ्रेंड्स का प्रेशर हो, आपकी फैमिली का प्रेशर हो, और देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। दे कैन बी pressure from government agencies to avoiding having children. In this situation making choices can become very difficult. तो कई बार हो सकता है कि गवर्नमेंट का प्रेशर हो कि आप लोग ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं कर सकते हैं। आजकल बड़ा लोगो चला हुआ था, हम दो हमारे दो, इससे ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके के कई प्रेशर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के भी। फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि शादी कर लो, शादी कर ली, फिर प्रेशर हो सकता है कि अब तो चिल्ड्रन होने ही चाहिए, जबकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं उन चीज़ों के लिए। तो इसके लिए क्या किया जाए कि हम लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अगर आप लोग मेंटली स्टेबल नहीं है, अगर आप लोग मेंटली नहीं चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में और आपको प्रेशराइज़ किया जाए किसी चीज़ के लिए, तो वो सही नहीं होता। तो वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द possible health consequences for having sex. We have discussed in class 9th that diseases can be transmitted from person to person in variety of ways. तो आप लोगों को पता है कि 9th क्लास में हम लोगों ने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था कि डिजीज़ किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती हैं। हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये जो सेक्सुअल एक्ट है ये बहुत इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज़ का। तो यानी कि जो डिजीज़ हैं वो सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसे अपनी कॉपी पे लिखिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं जो होते हैं सेक्सुअल एक्ट के दौरान। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से फैलेगी, तो उनका नाम है गोनोरिया एंड साइफिल्स। अपनी कॉपी पे लिखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आगे लिखेंगे आप गोनोरिया एंड साइफिल्स। ये हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, जिसका एग्जांपल है HIV एड्स। इट इज़ possible to prevent the transmission of such diseases during the sexual act using a covering called condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. The sexual act always has potential to lead to pregnancy. So pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. तो जितनी बार भी जो सेक्सुअल एक्ट होगा तो इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर प्रेगनेंसी होगी किसी भी फीमेल में, तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिमांड्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसकी बॉडी को उस चाइल्ड के बर्थ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए वुमेन नहीं है रेडी प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके माइंड पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होगी ही होगी। तो इसलिए इस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरीज़ में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो एक कैटेगरी है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर किस लिए? सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच टू द एग। सो condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance.
एक तो मैकेनिकल बैरियर हो सकता है, एक कर सकते हैं कि हार्मोनल बैलेंस को ही चेंज कर दिया जाए। हार्मोनल बैलेंस में क्या होगा, जो एग्स हैं वो रिलीज़ ही नहीं होंगे, तो अगर एग ही रिलीज़ नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इसके लिए दी जाती हैं ओरली पिल्स दी जाती हैं, इसलिए ताकि जो एग है वो रिलीज़ ना हो। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओरल पिल्स हैं वो किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो ये क्या करेगी, जो ओव्यूलेशन है उसको रोक देती है, इसकी वजह से फिर नहीं हो पाती है फर्टिलाइजेशन एग की। However, since they change hormonal balance, they can cause side effects too. क्योंकि हार्मोन का बैलेंस चेंज कर रही हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा ही होगा। और कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइसेस भी है, जैसे लूप या कॉपर टी, और इनको क्या किया जाता है, इनको यूट्रस पर प्लेस किया जाएगा यूट्रस के पास, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि इससे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है यूट्रस में। और इफ़ वॉस डिफरेंस इज ऑफ इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड। हम लोगों ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आप लोगों ने एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखा था जिसके थ्रू जो स्पर्म थे वो पहुंच रहे थे टेस्टिस से पेनिस के पास। तो अगर इस स्पर्म को ले जाने वाला जो रास्ता है वॉस डिफरेंस, उसको ही हम लोग ब्लॉक कर दें तो स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अगर फेलोपियन ट्यूब, हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा कि जो एग है वो रिलीज़ होकर कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ पर वो वेट करता है स्पर्म्स का। तो फेलोपियन ट्यूब ही अगर ब्लॉक कर दी जाए तो एग नहीं पहुँचेगा यूट्रस तक, तो दोनों केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनको ब्लॉक करने के लिए सर्जिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑपरेशन कर दिया है जी, तो ये वही सर्जिकल मेथड है जिसमें या तो फेलोपियन ट्यूब को, फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, और मेल्स के केस में जो वॉस डिफरेंस है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन लॉन्ग रन, सर्जरी कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन, और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं सर्जरी के बाद। अगर मान लीजिए ठीक ढंग से सर्जरी नहीं हुई है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूविंग unwanted pregnancies. These may misused by people who do not want a particular child, as happen in illegal sex selective abortions of female fetuses. तो सर्जरी से जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसका गलत यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कितनी भ्रूण हत्याएं हो रही थी पहले, कि हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए। तो इस तरीके की जो पर्टिकुलर सेक्स है, उस पर्टिकुलर सेक्स के बच्चे को ना चाहने के लिए भी बच्चे का जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसका रिमूवल कर दिया जाता था, लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया गया है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन्ड। अगर हेल्दी सोसाइटी चाहिए हमें तो लड़का और लड़की की जो रेशो है वो बराबर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि because of reckless female feticide, child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society, although prenatal sex determination has been prohibited by law. तो अगर हम लोगों को समाज को चलाना है तो लड़का और लड़की की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो क्योंकि इतने ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड्स हुए, इतने ज़्यादा लड़कियों की भ्रूण हत्या करी गई, जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशो में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हालांकि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हम पहले से पता लगा देते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की है, इसके ऊपर कानून बनाया गया है, ये बिल्कुल बंद किया गया है, इसको नहीं कर सकते। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज cause for concern for many people. This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living. तो ये जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस चीज़ के ऊपर मेन डिपेंड करती है, बर्थ और डेथ रेट पे। अगर बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है, तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर एक व्यक्ति के जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो भी फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा उस पर, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो तो जितने हैं वो उतने ही हैं। अब मान लीजिए 1 गिलास पानी है, उसे पहले 1 आदमी पी रहा था, अब उसको पीने के लिए 4 आदमी आ गए,
तो फ़र्क तो पड़ेगा ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज उतने ही हैं, यूज़ करने वाले ज़्यादा हो गए। हाउएवर, इफ़ अनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ मेन रीज़न फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। तो हम लोग कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ? ऐसी स्टेट जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशली बिल्कुल हेल्दी हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पीपल शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। लोगों को पता होना चाहिए नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड ऑर्गन्स, केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इन चीज़ों के बारे में किसी भी व्यक्ति को पता होना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी रिमेंबर टू एंश्योर गुड केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। तो बच्चे की और माँ की हेल्प के जो अच्छी हेल्थ है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइट टू प्रेग्नेंट वीमेन एज वेल एज लैक्टेटिंग मदर्स, प्रॉपर एज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन। और जैसे कि दो बच्चों के बीच में अगर दो बच्चे देख रहे हैं तो उनके बीच में प्रॉपर एज डिफरेंस होना चाहिए। प्लानिंग अ बेबी एट राइट एज ऑफ मदर। तो बेबी की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो राइट एज पर होनी चाहिए, 20 to 35 ईयर्स के बीच में। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नॉट टू ऐड ओवर पॉपुलेशन। तो बच्चे उतने ही करो कि ऊपर ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए। अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग क्यों है नेसेसरी? फैमिली प्लानिंग इज नेसेसरी टू लिमिट इट्स ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन होगी तो सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगी फूड से रिलेटेड, क्योंकि खाने की कमी हो जाएगी, ज़्यादा लोग होंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एजुकेशन भी कम होगी। पढ़ तो जाएंगे लोग लेकिन बेरोज़गार ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पोस्टें तो उतनी ही होंगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए नौकरियां उतनी ही होंगी, जो वैकेंसीज़ है उतनी ही रहेंगी, लेकिन लोग ज़्यादा हो जाएंगे भीड़ में, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और पॉपुलेशन के सर्वाइवल पे भी अफेक्ट पड़ेगा। नॉलेज होना चाहिए एसटीडीज़ का। एसटीडीज़ आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो बात करते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। वैसे हम लोगों ने देख ही लिया इसको, लेकिन अब वन बाय वन कर रहे हैं हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में। सम पीपल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एवरी ईयर, अदर्स एंड अप विद 10 to 11 चिल्ड्रन। कुछ एक लोगों के क्या होते हैं, हर साल बच्चे पैदा करते हैं, कईयों के तो 10-11 चिल्ड्रन हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है लोगों को कि जो ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन सही नहीं है, इसका डिसएडवांटेज होता है, तो इसलिए इनको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली टू 1-2 डिपेंडिंग अपॉन फैमिलीज इनकम। तो बच्चे कितने होने चाहिए, 1 या 2। फैमिली की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने चाहते हैं आप, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। सम पीपल एंड अप गिविंग बर्थ 6 to 7 डॉटर्स जस्ट टू गेट अ सन। तो लड़का और लड़की में बिल्कुल भेदभाव ना करें। वैसे तो बड़ी बात करते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन क्या होता है 6-7 डॉटर्स देख लेते हैं कि हमें सन चाहिए, सन के वेट में 6 to 7 डॉटर्स हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे मेल और फीमेल में तो इतने चिल्ड्रन भी नहीं होंगे। प्रॉपर एज गैप होना चाहिए चिल्ड्रन के बीच में, सो दैट के इनफ केयर की जा सके फर्स्ट चाइल्ड में और सेकेंड चाइल्ड के बीच में। जो फर्स्ट चाइल्ड और सेकेंड चाइल्ड है दोनों की अच्छे से ताकि केयर हो सके, इसलिए प्रॉपर एज डिफरेंस होना चाहिए। पेरेंट्स शुड प्लान अ बेबी एट देयर राइट एज। और जो कोई पेरेंट्स 40s की एज में अगर देख रहे हैं बच्चा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी एज हो जाती है, फिर वो अच्छे से अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली पेरेंट्स एज यंग एज 19-20 ईयर्स ओल्ड कपल्स आर टू यंग टू मैनेज किड्स। तो 19-20 साल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं अपने बच्चों के को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो बेचारे अभी खुद ही बच्चे होते हैं। देयर आर सेवरल मीन्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज और मेंटेन प्रॉपर गैप बिटवीन चिल्ड्रन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि अलग अलग वेज हैं जिसमें हम लोग
जिसकी हेल्प से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, जिसका एग्जांपल था कॉन्डम्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देती। सर्जिकल मेथड हमने देखे, जिसमें 2 मेथड हैं सर्जिकल। एक का नाम है वासेक्टोगेमी, एक का नाम है ट्यूबेक्टोगेमी। नाम से पता लग रहा है वासेक्टोगेमी। वासेक्टो मीन्स वॉस डिफरेंस, कहाँ था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट था, जो स्पर्म को कैरी करने का काम कर रहा था। तो इस वॉस डिफरेंस का छोटा सा पोर्शन काट कर उसको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो ना पहुंच सके यूरेथ्रा तक। तो उसे बोल देते हैं हम लोग वासेक्टोगेमी। ट्यूबेक्टोगेमी मीन्स रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा पोर्शन काट दिया जाएगा, ताकि जो एग है वो ना पहुंच सके यूट्रस तक। तो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कि गोनोरिया, साइफिल्स, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं और एंटीबायोटिक देकर इनको ठीक किया जा सकता है। HIV एड्स की हमने बात करी, जो वायरस की वजह से होता है। और ना इसकी वजह से क्या होगा, जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है HIV एड्स की वजह से। तो जो इंसान है जो एड्स से ग्रसित है, वो कई प्रकार के इन्फेक्शन और बीमारियों की वजह से फिर मर जाता है, क्योंकि उसका क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका होगा। सो इन STDs को प्रिवेंट करने के लिए वही चीज़ें हैं, कुछ एक हम लोगों को करने होंगे। प्रिवेंशंस के लिए कुछ एक चीज़ें फॉलो करनी होंगी। क्या करना होगा, यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वॉश बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स, confirm that new partners is HIV tested before intercourse. That's it for today. Thank you so much. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel.